आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा? ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। तो इस केस में क्या होगा? वॉल्यूम, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है जिसमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कौन कौन से, P, V और T चेंज होते हैं विद टाइम। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है वो तीन तरह के हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर को ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। दूसरा आ गया आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ऐसा आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और तीसरा आ गया आपका आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद आता है एक और है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, ठीक है, ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें हीट ना तो एंटर होती है ना ही सिस्टम से बाहर निकलती है। हीट ना एंटर होगी और ना ही निकलेगी, किससे? सिस्टम से। तो ऐसा आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें हीट नाइदर एंटर्स नॉर लीव्स द सिस्टम इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। अगला आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। ऐसा आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। सिस्टम कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम साइक्लिक प्रोसेस। उसके बाद आता है कि कोई भी गैस है, ठीक है, उसकी इंटरनल एनर्जी, कोई भी गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी जो है, थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलता है कि जो मॉलिक्यूल है गैस के, दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर एंड सच ए गैस इज कॉल्ड आइडियल और परफेक्ट गैस। तो अगर आपको आइडियल गैस के बारे में बोलना हो या परफेक्ट गैस के बारे में बात करनी हो, तो ऐसी गैस जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, उस गैस को बोलेंगे हम आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। बट एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट ट्रू। एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। मॉलिक्यूल गैस के एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल फोर्स लगाते हैं। वो चाहे फोर्स कैसी फोर्स होगी? अट्रैक्टिव फोर्स होगी। मॉलिक्यूल्स जो है गैस के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इस तरह की गैस जो होती है, उस गैस को हम बोलते हैं रियल गैस। इस तरह की गैस को हम क्या बोलेंगे? रियल गैस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल है रियल गैस के, उनके पास इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक नया वर्ड आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी होती है। उनके पास इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर हम किसी गैस का वॉल्यूम जो है उसको इंक्रीज कर दें, अगर हम किसी गैस का वॉल्यूम जो है उसको हम इंक्रीज कर दें, तो कुछ वर्क होगा। वॉल्यूम बढ़ाना मतलब, ठीक है, कुछ वर्क होगा, ठीक है। किसके अगेंस्ट होगा? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट होगा वो वर्क। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट वो
वर्क होगा, तो जिसके कारण क्या होगा, गैस की पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, वर्क कन्वर्ट हो जाएगा ना एनर्जी में, है ना। हमने पढ़ा है वर्क किस में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी गैस की इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम गैस को कंप्रेस करें, पहले गैस को एक्सपेंड किया, ठीक है, तब कुछ वर्क हुआ, वो वर्क कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, जिससे इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम गैस को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, वर्क फिर भी होगा, वर्क फिर भी होगा, ठीक है, पर ये जो वर्क है, ठीक है, अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा। इस केस में क्या होगा, जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, अब कंक्लूजन क्या है, वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर इंक्रीज होगी, वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि दोनों केसेस में क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है किसके अगेंस्ट, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो है गैस के वो हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये बोलता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की होती है, इट इज हाफ mv बार स्क्वायर, एवरेज निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू 3/2 kT, जहां पे k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल्स जो है, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, फाइन, ठीक है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस, कि काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी गैस की वो फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का फंक्शन है, क्योंकि ये 3/2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी गैस की डिपेंड करेगी किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, दैट्स व्हाई इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी जो है, अब बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक था इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस जो है वो काइनेटिक एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। इंटरनल एनर्जी जो है किसी भी गैस की वो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की प्लस मॉलिक्यूल की इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये फंक्शन होगा किसका, टेम्परेचर का, ये फंक्शन होगा किसका, टेम्परेचर का, और साथ में किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, इट इज द इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। अगर आइडियल गैस की बात करें या परफेक्ट गैस की बात करें, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए उनके पास इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम, आइडियल गैस और परफेक्ट गैस की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, हमने शुरू में बात की थी, ठीक है ना, उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, तो उसके पास इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, उसके पास सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आइडियल गैस की जो है वो इंटरनल एनर्जी जो होगी, अगर आइडियल गैस की मैं बात करें, इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस, ठीक है, इट इज ओनली डिपेंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पर रियल गैस की बात करेंगे तो उसमें इंटरनल एनर्जी रियल गैस की जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा, ठीक है। उसके बाद आता है पीवी डायग्राम, जिसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। पीवी डायग्राम, ठीक है। पीवी डायग्राम क्या है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द स्टेट ऑफ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, और इसको हम इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो ही थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होंगे, जैसे प्रेशर हो गया और साथ में वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो इनके बीच का जो ग्राफ है उसको हम बोलते हैं पीवी डायग्राम। मैं इसको करवा नहीं रहा हूं। आगे आता है वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। वर्क डन
ड्यूरिंग एक्सपेंशन, जब गैस एक्सपेंड होती है तो वर्क कितना होता है, वो चीज़ देखेंगे हम कि जब गैस एक्सपेंड होती है तो कितना वर्क होता है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सिंपल है, आप लीजिए एक पिस्टन, पिस्टन जानते हो बाइक्स वगैरह में सभी में होता है पिस्टन। जैसे पिस्टन, मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल दे दूं, पिस्टन आपका जो हवा भरने वाला पंप होता है उसमें जो वॉशर लगी होती है, दैट वर्क एज पिस्टन। ठीक है, ये वो आ गया, पिस्टन आ गया, ये रॉड है प्रेस करने के लिए, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना। ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं ए, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं बी। ठीक है, डॉटेड में होगा। ठीक है, बी पॉइंट के ऊपर मैं मान लेता हूं प्रेशर और वॉल्यूम है P1 B1 और ए पे है P2 V2, प्रेशर वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, मैं पिस्टन को मूव कर रहा हूं, मैं पिस्टन को यहां से यहां मैंने मूव किया तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया dx सपोज। ठीक है, यहां पे प्रेशर वॉल्यूम है P V। ठीक है, एक्सपेंशन कर रहे हैं तो मैं पिस्टन को क्या करूंगा, ऊपर को मूव करूंगा। ठीक है ना, कंप्रेशन करना है तो मैंने पिस्टन को क्या करना था, नीचे को मूव करना था। अभी क्या कर रहे हैं हम, एक्सपेंशन कर रहे हैं तो पिस्टन को कहां को मूव करेंगे, ऊपर की तरफ को मूव करेंगे। ठीक है बेटे, तो जो पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट हुई वो कितनी हुई, dx हुई। ठीक है, यहां पे प्रेशर वॉल्यूम था मान लो pv, तो यहां पे मान लेता हूं प्रेशर p प्लस p कॉमा चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, v प्लस dv कर लेते हैं। वॉल्यूम बढ़ा ना, इतना वॉल्यूम बढ़ गया, पहले ये वॉल्यूम था, यहाँ v था वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर तो उतना ही है गैस का। ठीक है, तो जैसे मैंने पिस्टन को ऊपर को मूव किया तो अब क्या इंक्रीज हुआ, चेंज क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ, मान लेते हैं वो dv चेंज हुआ। ठीक है, अब वर्क निकालना है हमें। ठीक है, तो वर्क क्या होता है, फोर्स ऑन पिस्टन इनटू स्मॉल डिस्टेंस मूव्ड। वर्क क्या होगा, फोर्स ऑन पिस्टन इनटू स्मॉल डिस्टेंस मूव्ड। यही होगा वर्क, यही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर मान लेते हैं ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पिस्टन का, अगर स्मॉल ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, उस केस में क्या होगा, फोर्स क्या आ जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से मैं फोर्स निकाल सकता हूं, F क्या आएगा, P इंटू ए। तो मैं जहां फोर्स है वहां पे मैं क्या लिखता, P इंटू ए इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx। ठीक है बेटे, अब आपने देखना ये a इंटू डी एक्स, ए आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, dx आ गई डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, है ना। तो a इंटू डी एक्स क्या होगा, dv। तो ये क्या आ गया, p इंटू dv। ठीक है, अगर मुझे ये मैंने जो निकाला ये थोड़ा सा वर्क डन है फॉर थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट, इसको लिखूंगा मैं dw। थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट dx के लिए हुआ ना ये, तो इसको मैं लिखूंगा dw। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है कौन सी लिमिट से लेके, यहां से लेके ये जो P1 V1 से लेके P2 V2 तक, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, तो dw आ गया मेरे पास Pdv। अब टोटल वर्क डन, जिसको हम लिखेंगे कैपिटल W से, लिमिट, यहां पे देखिए क्या है, dv है, इसलिए हम लिमिट लगाएंगे V1 से V2। क्लियर है, ठीक है।
और ये P वैसे रहेगा, तो दिस इज द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, जब गैस एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, और ये होता है नॉर्मली इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। अच्छा, अब वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस, इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वर्क डन नॉट टॉकिंग, वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस क्या था, जिसमें सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता था, उस प्रोसेस को हम बोलते थे साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क क्या होगा, याद रखिए, अगर साइक्लिक पाथ जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, साइक्लिक मतलब सिस्टम ए पे था, ठीक है, वो बी में कन्वर्ट हुआ, फिर बी से फिर से ए में कन्वर्ट हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम साइक्लिक प्रोसेस। तो जब ये ए से बी गया तो एक्स पाथ उसने फॉलो किया, जब बी से ए आया तो उसने वाई पाथ फॉलो किया। तो कंक्लूजन क्या है कि साइक्लिक पाथ इज ट्रेस्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एक्सपेंशन कर्व लाइज अबव द कंप्रेशन कर्व। अगर क्लॉकवाइज होगा तो एक्सपेंशन वाली कर्व जो है वो इससे ऊपर होगी कंप्रेशन कर्व से। अगर साइक्लिक प्रोसेस कैसा है, उसमें हम पाथ जो है वो क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो जो एक्सपेंशन वाली कर्व होगी वो कंप्रेशन कर्व से ऊपर होगी, एंड वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम, वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। ठीक है, अगर साइक्लिक पाथ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो एक्सपेंशन कर्व जो होगी वो नीचे होगी कंप्रेशन कर्व के, और उस केस में क्या होगा, द वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम। क्लॉकवाइज डन बाय द सिस्टम, एंटी क्लॉकवाइज डन ऑन द सिस्टम। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, कल पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज इटसेल्फ फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर कोई अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू, क्यू ले रहे हैं यहाँ पे हीट को, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू किसी सिस्टम में ऐड की जाती है, ठीक है, तो वो उस सिस्टम की क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी जो है उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, और कुछ पार्ट उस हीट का जो होगा वो एक्सटर्नल वर्क करेगा। ठीक है, हीट किसी सिस्टम को सप्लाई की, जैसे आप पानी बॉयल करते हो, है ना, जब पानी बॉयल करते हो तो पहले क्या होता है, पानी एक टेम्परेचर तक आता है, फिर वो बॉयल होता है, उससे क्या बनती है, स्टीम बनती है, स्टीम से क्या होता है, कुकर की सीटी अप होती है, तो वो क्या आ गया, वर्क आ गया। तो ये आ गई इंटरनल एनर्जी और ये आ गया वर्क। तो किसी भी सिस्टम में आप कभी भी कोई हीट ऐड करोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट विल इंक्रीज internal energy and some part of that heat is used for external work। ठीक है, इन सभी के सेम ही यूनिट होंगे, जो हीट के यूनिट होंगे, इसके यूनिट होंगे, इक्वेशन तभी बनती है अगर यूनिट्स सेम हो। तो यहां भी हम क्या करेंगे, एक पिस्टन ले लेते हैं, ये कोई सिलेंडर है, ये पिस्टन, ठीक है, तो एक पॉइंट ए ले लो, दूसरा पॉइंट बी, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम पीवी है और यहाँ पे पी प्रेशर, ठीक है,
और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है V प्लस dV, जैसे हमने कल किया था, ऊपर को जा रहा है। पहले पिस्टन यहाँ पे था ना, फिर ये ऊपर को गया, तो वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कितना, dV वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ। मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, कल भी हमने यही किया था A, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है पिस्टन की ये है dx। हमने वर्क ही निकालना है, कल निकाला हुआ है और हमने ऑलरेडी PdV है ना, वो वर्क ही हमें निकालना है। तो अब हमारे पास आ गया इक्वेशन है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस कुछ वर्क। हमें ये वर्क निकालना है, फाइन। तो dW निकालने के लिए हमें पता है क्या होता है, F इंटू dx, और कल हमने किया था F क्या था, P इंटू A इंटू dx, ठीक है, और A इंटू dx क्या था, dV था, तो ये क्या आ गया, P dV, ठीक है। अगर हम 1 में पुट कर देंगे तो dq क्या आ गया मेरे पास, du प्लस d P dV। तो ये आ गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल है। अब आपने कुछ साइन कन्वेंशंस रहती हैं, साइन कन्वेंशंस। तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम is taken as positive, ठीक है। सेकेंड, वर्क डन ऑन द सिस्टम is taken as नेगेटिव। सिस्टम वर्क करेगा तो वो वर्क होगा पॉजिटिव, यानी उस केस में हम जो dW लिखेंगे वो प्लस में लिखेंगे, और सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो dW माइनस होगा। क्लियर है, ठीक है। ये साइन कन्वेंशंस थी, ठीक है। और अगर सिस्टम में तीसरी, अगर हीट इज एडेड टू सिस्टम, तो ये पॉजिटिव हीट जो हम ले रहे हैं ना dq, वो पॉजिटिव लेंगे, यानी हमने जो इक्वेशन लिखी है ना dq इज इक्वल टू du प्लस dw, तो इसमें क्या ये पॉजिटिव होगा, क्या ये नेगेटिव होगा, क्या ये पॉजिटिव होगा, क्या ये नेगेटिव होगा, क्या ये पॉजिटिव होगा, क्या ये नेगेटिव होगा, इसलिए साइन कन्वेंशंस है। अगर हम हीट सिस्टम में ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो उस हीट को हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। अगर हीट सिस्टम से निकल रही है, ठीक है, तब हीट को लेंगे हम। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जैसे हम पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो हीट ऐड कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी ऐड हो रही है, ठीक है, तो हीट भी पॉजिटिव आ गई, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब ये भी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और वर्क हुआ सिस्टम ने किया तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम के ऊपर हुआ तो नेगेटिव। क्लियर है बात, ठीक है। तो हीट इज एडेड टू सिस्टम देन इट इज पॉजिटिव, और हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम सिस्टम, तो इसको लेंगे हम नेगेटिव, ठीक है। अब फिफ्थ, कि अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसको लेंगे,
अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसको लेंगे पॉजिटिव, और अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है तो उसको लेंगे हम नेगेटिव। तो ये थी आपके कुछ साइन कन्वेंशंस जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज होती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Applications of first law of thermodynamics। इसमें दो प्रोसेसेस की बात करेंगे। नंबर वन इज साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, सिस्टम हमने कल पढ़ा था, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता था, सिस्टम अपनी वापस उसी स्टेट में आ जाता है। पानी आपने गर्म किया, बाद में फिर से वो ठंडा हो गया, ठीक है। तो सिस्टम उसमें अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर कंप्लीट साइकिल की बात करें, पानी जब गर्म हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पर जब ठंडा हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज होके सेम उस पे आ गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, डी यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, डी क्यू इज इक्वल टू जीरो प्लस पी डी वी। क्लियर है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस में आपके पास आएगा डी क्यू इज इक्वल टू पी डी वी। सिंपल। नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग प्रोसेस, अगर हम किसी लिक्विड जो है उसको हीट सप्लाई करें तो ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उस टेम्परेचर का नाम होता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। जिस टेम्परेचर पे बॉयल होगा उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, अगर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो यूनिट मास जो है लिक्विड का, इट विल रिक्वायर सम डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। किस चीज को कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो अब उसको लिक्विड से, पहले क्या था वो वाटर ही था, ठीक है, उसको अब क्या बनना है, स्टीम बनना है। किस स्टेट पे जाएगा, वेपर स्टेट में जाएगा। तो वेपर स्टेट में उसको जाने के लिए कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। इट नीड सम हीट, ठीक है। तो उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए होगा किसी लिक्विड को वेपर स्टेट में चेंज होने के लिए,
that heat is known as latent heat of vaporization. ठीक है, तो देखते हैं मैथमेटिकली. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस pd v या dw, कुछ भी लिख सकते हो आप. ठीक है, कितनी हीट चाहिए हमें लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए, किस में, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए. लिक्विड का मास, ठीक है, और साथ में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. जितना ज्यादा लिक्विड होगा उसको गर्म करने के लिए उतना ज्यादा लगेगा ना, है ना, उतनी ज्यादा हीट चाहिए होगी. तो इसको आप इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V भी लिख सकते हो. ठीक है ना, वो होती है उसमें लिमिट लगी होती है, इसमें लिमिट नहीं होती है. जिसमें डेल्टा हो लिमिट नहीं होगी, जिसमें D हो उसमें लिमिट लगी होती है. दोनों चेंजेस ही हैं, दोनों चेंजेस ही. ठीक है, इंक्रीज इन internal energy, that is delta U. ठीक है, U मान लेते फाइनल माइनस U इनिशियल. ठीक है, तो ये आप यहां पे लिख सकते हो U फाइनल माइनस U इनिशियल. तो डेल्टा Q क्या आ जाएगा, डेल्टा Q क्या है, ml है. m साथ में L इज इक्वल टू U F माइनस U L I. ठीक है, प्लस P वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल. डेल्टा बी, उसको भी हम लिख सकते हैं. तो ये आपके पास आएगा बॉइलिंग प्रोसेस के दौरान जो रिलेशन है इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंक्रीज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, हीट रिक्वायर्ड और वर्क के बीच में. ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, ये वर्क है और ये हीट रिक्वायर्ड है. क्लियर है. टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैस, टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चलता रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक है टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैस. अब सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है. आप कोई भी सब्सटेंस ले लो, कोई भी सब्सटेंस ले लो, ठीक है, उसका यूनिट मास ले लो, यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस. ठीक है, अगर आपको इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट मास ले लो किसी सब्सटेंस का, पानी ले लो, कोई भी सब्सटेंस ले लो, अगर आपको उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी
heat required will be specific heat of that substance. Specific heat of that substance. तो आपने डेफिनेशन देनी हो अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस, तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस by 1 degree centigrade. by 1 degree centigrade. कि यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें जो हीट चाहिए होगी, हीट रिक्वायर्ड विल बी नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस. दैट सब्सटेंस हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगी. ठीक है. अब स्पेसिफिक हीट्स जो हैं, एक आती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. स्पेसिफिक हीट नंबर 1 एट वॉल्यूम, और दूसरी आती है एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है जी. कांस्टेंट वॉल्यूम को हम वाले के लिखते हैं सी वी. ठीक है. और कांस्टेंट प्रेशर वाले को हम लिखते हैं सी पी. क्लियर है. तो पहले हम कांस्टेंट वॉल्यूम वाले की डेफिनेशन लिखते हैं. सीवी की डेफिनेशन, सीवी की डेफिनेशन फिर से मैं बोलूंगा. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, टू इंक्रीज द क्या टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम substance by 1 degree centigrade at constant volume. तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है. इसी तरह से सीपी, सीपी भी ऐसे डिफाइन कर लेंगे. ठीक है. फर्क इसमें क्या आएगा, बाकी सेम रहेगा. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट, बस सिंपल कांस्टेंट हो गया. बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं. ठीक है. जितना टाइम है उस हिसाब से करवा रहा हूं. रेशियो जो होती है सीपी और सीबी की, गामा से डिनोट करते हैं. ठीक है. ये होती है सीपी अपॉन सीबी. क्लियर है बेटे. ठीक है. अब रिलेशन निकालना है हमने सीपी और सीबी में.
रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cb। ठीक है, आप एक सिलेंडर ले लोगे, वैसे ही उसमें एक पिस्टन फिटेड है। ठीक है, पिस्टन को आप मूव करोगे, वही डिस्प्लेसमेंट dx ठीक है, एरिया ऑफ पिस्टन आप मान लोगे ए, ये पिस्टन कुछ ये आ गया। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम आप निकाल लोगे ए इंटू डी एक्स, डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम आइडियल गैस लेंगे, कितनी, 1 मोल। वन मोल हमने आइडियल गैस ले ली किसी सिलेंडर में, किसके अंदर, सिलेंडर। ठीक है, ए मान लिया उसका एरिया पिस्टन का, ए एरिया ऑफ पिस्टन है। ठीक है, और मान लेते हैं पी वी टी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर से। ठीक है, तो जैसे ही हम हीट सप्लाई करेंगे गैस को एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, हीट सप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उस केस में जो स्पेसिफिक हीट इन्वॉल्व होगी Cb होगी। स्पेसिफिक हीट जो इन्वॉल्व होगी Cb होगी। ठीक है, तो हीट सप्लाइड हमने निकालना है अब। तो हीट सप्लाइड किसको लिखेंगे, dq लिखते हैं, dq हीट सप्लाई की जिसके कारण उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ dt। क्लियर है। अब सब्सटेंस कितना लिया हुआ है हमने, 1 मोल लिया है, इसलिए यहां पे 1। एक्चुअली मैंने मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं कराया था, तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, सी वी, कैपिटल सी वी इज इक्वल टू एम इंटू स्मॉल सी बी। कैपिटल सी बी को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो 1 मोल सब्सटेंस लिया हुआ है बेटे। ठीक है, तो इसलिए 1 CV इंटू डी टी आ गया। ठीक है, अब यही काम हम करेंगे एट कांस्टेंट, ये आ गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब दूसरा करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उस केस में हीट सप्लाइड देखेंगे dq, ये भी वैसे आएगा 1 मोल, स्पेसिफिक हीट इन्वॉल्व Cp। ठीक है, और जिससे टेम्परेचर के इंक्रीज होगा dt। अब हुआ क्या, जैसे ही हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर जो गैस प्रेजेंट है वो एक्सपेंड होगी, जिसके कारण ये पिस्टन ऊपर की तरफ को जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ को मूव होगा, तो कुछ ना कुछ वर्क होगा। थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क भी क्या होगा, dw थोड़ा सा होगा। ठीक है ना, dw मींस थोड़ा सा वर्क। ठीक है, as the increase in temperature is same dt, the ठीक है, टेम्परेचर जो है दोनों केसेस में क्या है, चेंज इन टेम्परेचर क्या आ रहा है दोनों में,
जब कांस्टेंट वॉल्यूम लिया तब भी टेम्परेचर का चेंज कितना था, dt था। जब कांस्टेंट प्रेशर लिया तब भी टेम्परेचर का चेंज कितना है, dt है। तो जो सेकंड आप हीट लोगे ये वाली, इसको ले लोगे आप dq डैश। कर लो करेक्शन। बट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो रहा है, सम वर्क इज डन, दैट वर्क इज dw। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन कैसे एक दूसरे से रिलेट करेंगी, dq डैश इज इक्वल टू dq प्लस कुछ वर्क dw अपॉन j। जहां पे dw अपॉन j जो है इसको बोलते हैं हीट इक्विवेलेंट ऑफ द वर्क। देखो ना, क्योंकि यहां पे बच्चे आप देखो ध्यान से कि ये हीट है, ये भी हीट है, तो इट मस्ट बी हीट। इसलिए उसने बोला हीट इक्विवेलेंट ऑफ वर्क, जितना वर्क हुआ कितनी हीट के कारण हुआ, इसलिए उसको बोलेंगे हीट इक्विवेलेंट ऑफ वर्क। ठीक है, अब हमें पता है dw, आपको पता है ये क्या आएगा, p dv, है ना, रट्टा नहीं मारना, पता है कैसे, है ना। तो इसको पुट कर देंगे हम, dq डैश इज इक्वल टू dq प्लस p dv अपॉन j। अब dq डैश क्या है, cp इंटू dt, dq क्या है, cv इंटू dt प्लस p dv अपॉन j। ठीक है, अब इसमें इसको इधर ले आओ, cv वाले को, तो ये क्या आएगा, cp माइनस cv, dt ले लो, दोनों में है तो कॉमन ले लो, dt इज इक्वल टू p dv अपॉन j। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर, जो भी लेना है 1 ले लो, नहीं लिया तो। ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो P dV इज इक्वल टू R dt। अब इस समय इन चीजों को करवाने का टाइम नहीं है, P dV R इसका dt कर लो, इतना याद रखो। जहां पे P dV है वहां पे R dt पुट कर दो, तो आपके पास क्या है, Cp माइनस Cv इंटू dt इज इक्वल टू R dt अपॉन J। ये dt से dt कैंसल हो गया, Cp माइनस Cb इज इक्वल टू R अपॉन J। दिस इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cb। ठीक है, अगर हम Cp को और Cb को मेजर करें इन द यूनिट्स ऑफ वर्क, अगर इसके यूनिट में हम वर्क में ले लें, इसके यूनिट में हम वर्क के टर्म्स में हम डिफाइन करें, तो ये रिलेशन बन जाता है हमारा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R।
ठीक है, अगर हमें यही रिलेशन 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए लिखना हो, अभी तो हमने 1 मोल ऑफ गैस लिया था ना, अगर हमें 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए लिखना हो तो क्या होगा? ये रिलेशन वैसे ही आएगा, Cp माइनस Cb इज इक्वल टू, अब यहां पे आएगा स्मॉल r अपॉन J। ठीक है, जहां पे स्मॉल r क्या है, इज गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस। ठीक है, आगे आता है, नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो सेम, थर्मल तो 3 टर्म है हमारे पास। इसमें ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम किसी सिस्टम के ये दोनों ये चेंज होते हैं, इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, डजंट मैटर, ये चेंज होते हैं। मैं चेंज ही लिख देता हूं, एट कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है, इसकी इक्वेशन, डेफिनेशन आ गई आपको समझ? ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होंगे जिस प्रोसेस में, उसको बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इक्वेशन आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या होती है, ये भी मैं लिख देता हूं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हमारे पास था PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, R खुद एक कांस्टेंट है। अब हमने बोला आइसोथर्मल में टेम्परेचर भी क्या है, तो ये साइड क्या बन गई, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर और प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको कैसे अप्लाई करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब क्या है,
इंटरनल एनर्जी जो होती है इंटरनल एनर्जी जो होती है इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है ना। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, यही होगा, है ना। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है आई ई इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब हमने बोला कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है इसमें क्या होगा, ये चीज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव जीरो, है ना। तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में डी क्या होगा, इंटरचेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। तो हम जो भी हीट सप्लाई करेंगे किसी सिस्टम को, वो हीट सारी की सारी एक्सटर्नल वर्क डन में यूज होगी, उसमें इंटरनल एनर्जी का कोई रोल नहीं होगा अगर प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है। अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है, अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन के केस में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब डीवी पॉजिटिव, ठीक है। डी क्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, डी यू तो जीरो ही है, ठीक है। अगर तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, डी क्यू इज इक्वल टू पी डी वी, और ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अगर गैस की कंप्रेशन होती है, फॉर कंप्रेशन, तो उस केस में डी क्यू भी नेगेटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, क्योंकि यहां इंटरनल एनर्जी का रोल नहीं है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब हीट ऐड हुई, वॉल्यूम कम होगा, हीट रिलीज हुई, ठीक है। तो यहां पे पी डीवी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, थोड़ी सी इंटीग्रेशन है, आनी चाहिए, नहीं आएगी तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। बात वही आएगी, एक पिस्टन लो, एक सिलेंडर लो, ये पिस्टन आ गया, ये पिस्टन की दूसरी पोजीशन, ये उसकी रॉड आ गई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होगी dx, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं a, वही है, ठीक है। इस पोजीशन पे मान लेते हैं प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, इस पोजीशन पे प्रेशर P
और वॉल्यूम चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ V प्लस dB। और एक और कोई पोजीशन मान लेते हैं, ये, और एक पोजीशन ये मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं A, इसका ले लेते हैं B, ठीक है। A के ऊपर प्रेशर B के ऊपर P2 और वॉल्यूम V2, A के ऊपर प्रेशर P1, वॉल्यूम, लिमिट लगानी है हमें, कल भी किया था ऐसे, ठीक है। हमने अब कौन सी गैस लेनी है यहां पे, परफेक्ट गैस, ठीक है जी। परफेक्ट गैस ली, कितनी ली, 1 मोल, किसके अंदर ली, सिलेंडर के अंदर ली। अगर पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट है dx, पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट है dx, तो वर्क कितना आएगा dw, वर्क क्या आएगा dw, वही pa dx और फिर pdv, सीधे हमें पता चल गया अब, है ना। ये एरिया इनटू dx, ये आ गया वॉल्यूम। नॉर्मली पहले कैसे करते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर फोर्स को प्रेशर में कन्वर्ट करते थे, P इंटू ए इंटू डी एक्स क्या होता था, dv। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब क्या लिख रहे हैं, pdv, ठीक है। टोटल वर्क डन, for change in volume, for change from state यानी इनिशियल स्टेट A पे है, वॉल्यूम P1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, 2, फाइनल स्टेट B, P2, V2। क्लियर है, सिंपल है कि पहले वो इस स्टेट पे था, ठीक है। अब उसकी स्टेट हमने हीट सप्लाई की, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो सारा कुछ किया, जिसके कारण क्या हुआ, एक्सपेंशन हुई गैस की, पिस्टन ऊपर चला गया। अब हम बात करेंगे कि जब वॉल्यूम V1 था, ठीक है, और वॉल्यूम V2 के बीच में टोटल वर्क डन कितना हुआ। थोड़े से के लिए तो निकाल लिए, इतनी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। पर जब प्रेशर P1 है, ठीक है, और वॉल्यूम V1 है, तब वर्क डन, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना वर्क हुआ गैस के एक्सपेंशन में, वो कैलकुलेट करना है हमें, क्योंकि यहां हमने टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा है, आइसोथर्मल प्रोसेस ही है ना, ये देखिए। तो इसका मतलब हम बात करेंगे सिर्फ और वॉल्यूम की, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इसको करने के लिए टोटल वर्क डन आ जाएगा W इंटीग्रेशन V1 to V2 dW इंटीग्रेशन V1 to V2 P dV। ठीक है। अब हमने पढ़ा है PV is equal to RT, ठीक है, फॉर 1 mole ऑफ ए गैस। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, P निकाल लोगे। P क्या आएगा, RT अपॉन, ठीक है, इसको 1 में पुट कर दो जहां भी P है। तो W क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पे पुट करेंगे
इंटीग्रेशन V1 टू V2 RT अपॉन इंटू dV। इंटीग्रेशन करवाई है, ठीक है, मैंने भी थोड़ी सी बताई थी, है ना। तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, जैसे कोई है 1/x dx है तो इसकी आती है log x, ठीक है। अब बेटे आपने ध्यान रखना है, यहां पे r क्या है, ये भी कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये दोनों इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, आर टी इंटीग्रेशन V1 टू V2 1/v इंटू dv, यही बन गया 1/x इंटू dx, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, log v लिमिट V1 टू V2 और साथ में क्या लिखा हुआ है इसके, r इंटू टी, हरियप हरियप हरियप, हो गया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां भी v होगा वहां पे पहले अपर लिमिट, माइनस का साइन लगाएंगे, जहां भी v होगा वहां पे फिर लोअर लिमिट। तो ये क्या आएगा w मेरे पास, आर टी वैसे ही log v2 माइनस log v1, ये होगा वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं WISO, यहां log E ले रहा हूं मैं, ठीक है। अगर log 10 लेना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना है आपने, 2.303 log 10 V2 माइनस log 10 बेस 10 मतलब V1। अच्छा, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, पता है ये, m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो log v2 अपॉन v1 आ जाएगा, w आइसो 2.303 log v2 अपॉन log v1 आ जाएगा। ठीक है, पर हमें ये हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये भी फाइनल इक्वेशन ही है। अगर आपको इसको प्रेशर की टर्म्स में लिखना हो, ठीक है, तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में अभी पढ़ा था कि P1 V1 इज इक्वल टू P2, ठीक है। तो यहां क्या है हमारे पास, V2 अपॉन V1 है, V1 को इधर ले जाओ तो निकालो V2 अपॉन V1 क्या आएगा, P1 अपॉन P2, इसको इधर ले गए, P2 इधर आएगा नीचे, ठीक है। तो V2 अपॉन V1 क्या आएगा, P1 अपॉन P2। तो आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो W आइसो क्या आएगा, 2.303 log P1 अपॉन P2, ये प्रेशर की टर्म में रिलेशन आ गया। फाइन। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कैसे होता है। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस।
डेफिनेशन हमने कल की थी, ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस, इसमें तीनों चेंज होंगे। कौन कौन? प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, पर हीट एक्सचेंज नहीं, ना हीट सिस्टम के अंदर जाएगी ना सिस्टम से बाहर आएगी। Okay, we will do it tomorrow.